फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं स्टैटिक जीके के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक धन विधेयक यानी कि मनी बिल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि धन विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है, किस सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक का संविधान में कहां पर किस अनुच्छेद में उल्लेख है और धन विधेयक को अधिनियम बनने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, धन विधेयक के बारे में विस्तार से जानेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। जानेंगे धन विधेयक के बारे में। फ्रेंड्स, धन विधेयक होता है एक सरकारी विधेयक, यानी सरकारी विधेयक वह होता है जिसको केवल एक मंत्री प्रस्तुत कर सकता है। सदन में केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। वो विधेयक होते हैं कौन से? सरकारी विधेयक। तो धन विधेयक को केवल सरकारी विधेयक कहते हैं और इसे प्रस्तुत किया जा सकता है केवल एक मंत्री के द्वारा, यानी कि सदन में केवल मंत्री ही धन विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है। उसके अलावा संविधान में दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक यानी कि मनी बिल से संबंधित है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, सरकारी विधेयक है। सरकारी विधेयक होने की वजह से केवल इसको एक मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक की जो परिभाषा है यानी इसका उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 110 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तीसरा, धन विधेयक दोस्तों होता क्या है? आखिर धन विधेयक यानी मनी बिल किसको कहते हैं? तो दोस्तों, जितने भी सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित विधेयक होते हैं उनको धन विधेयक कहा जाता है। अब सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित जो विधेयक हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा कोई योजना लागू की गई, मान लीजिए उज्ज्वला योजना लागू की गई और यह क्या है? यह एक तरीके से सार्वजनिक व्यय है और इसमें क्या होगा? आय व्यय होगा, यानी कि इसमें सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जाएगा। यह एक तरह से सरकार का व्यय है। तो इसके लिए भारत सरकार को एक धन विधेयक संसद में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो धन विधेयक की एक साधारण परिभाषा है वह यह है कि सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित सभी विधेयक जो होते हैं वह धन विधेयक कहलाते हैं। आगे जानेंगे दोस्तों कि धन विधेयक में आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं? तो दोस्तों, जैसे कि किसी कर को यानी कि कोई टैक्स लगाना है। मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु पर मान लीजिए कोई टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि गन्ने की बिक्री पर, गन्ने की या गुड़ की या चीनी की बिक्री पर 5% का टैक्स लगाना है या फिर कोई इनकम टैक्स किसी आय पर लगाना है तो उसको इसके लिए धन विधेयक लाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी भी कर को लगाना है, अगर मान लीजिए किसी भी कर को कोई जो पहले से कर चला रहा है उसको समाप्त करना है तब भी उसको धन विधेयक लाना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई कर चल रहा है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय पर 5% का कर लगा हुआ है। अब मान लीजिए सरकार ये चाहती है कि उसमें परिवर्तन किया जाए, 5% से कम करके उसको 4% या 5% से ज़्यादा बढ़ा करके 6%। तो अगर कर में परिवर्तन भी करना है तो भारत सरकार को उसके लिए धन विधेयक लाना पड़ेगा। यही धन विधेयक है। दूसरा प्रावधान क्या है? भारत सरकार के द्वारा धन को उधार लेना या इससे संबंधित किसी कानून में संशोधन करना है। मान लीजिए भारत सरकार को धन की आवश्यकता पड़ी और उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेना पड़ रहा है तो उसके लिए भी धन विधेयक यानी संसद में इसकी मंजूरी लेना बहुत आवश्यक है। तीसरा क्या है? भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिक निधि पर धन जमा करना है या उससे निकालना है। संचित निधि एक तरीके से एक कोष होता है भारत सरकार का, जिससे भारत सरकार जिसमें पैसे जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर उससे पैसे निकालती है। इसी तरीके से आकस्मिक निधि भी होती है। तो यदि सरकार संचित निधि में पैसे जमा करा रही है तो भी उसके लिए सरकार को संसद में एक विधेयक लाना पड़ेगा कि हम इतना पैसा अपने संचित निधि में इस आय के द्वारा जो आया है उसको जमा कर रहे हैं।
या फिर किसी पर व्यय हो रहा है, कहीं पर भारत सरकार के द्वारा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो पैसे उसको संचित निधि से निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए संसद में विधेयक लाना बहुत आवश्यक है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, यानी कि आदान प्रदान करना, उसके लिए भी भारत सरकार को धन विधेयक लाना पड़ता है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना है, तो किसी व्यय को अगर भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना है तब भी उसको धन विधेयक लाना पड़ेगा। इस वाक्य का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि भारत सरकार किसी सरकारी कर्मचारी का जो पेंशन है उसको पहले वह दूसरी निधि से देती थी, लेकिन अब सरकार यह निर्णय कर रही है कि अब हम सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन है उसको भारत की संचित निधि से देना करेंगे, तो यही संचित निधि पर भारित व्यय हो जाएगा। और इसके लिए क्या है, इसके लिए भी भारत सरकार को धन विधेयक लाना पड़ेगा, तभी इसकी मंजूरी होगी और वह सरकारी कर्मचारियों को या फिर कहीं पर व्यय करना चाहता है तो उसको संचित निधि से पैसा दे सकता है, यानी कि संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो धन विधेयक की प्रक्रिया है इसके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को और चर्चा करेंगे, जैसे कि जो धन विधेयक होता है उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कहलाता है निचला सदन, राज्यसभा कहलाता है उच्च सदन। तो जो धन विधेयक होता है उसका संविधान में स्पष्ट अनुच्छेद 110 में उल्लेख है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद जो धन विधेयक होता है दोस्तों उसको लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि वैसे कोई विधेयक होंगे तो उनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक चूंकि एक सरकारी विधेयक है यह मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह सार्वजनिक व्यय आय व्यय पर आधारित होता है, तो विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बहुत आवश्यक है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, इस पॉइंट को भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा, उसके अलावा मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, क्या प्रमाणित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, और उसी का जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। मान लीजिए कि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि यह धन विधेयक नहीं है, अगर कोई भी सदस्य आपत्ति जताता है कि यह धन विधेयक नहीं है तो इसका जो निर्णय लेता है वह लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हो गया कि धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और किस सदन में, केवल लोकसभा में। और अगर यह कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं तो इसका जो निर्णय है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके अलावा अब लोकसभा में पारित हो जाता है, जब यह लोकसभा में पारित होता है तो उसके बाद कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में। तो दोस्तों कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो उसको दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है, तभी वह राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो लोकसभा से जब पारित होता है तो इसको उसके पश्चात राज्यसभा में भेजा जाता है। अब धन विधेयक को लोकसभा में किस बहुमत से, केवल साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, केवल साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब यह है कि लोकसभा में उस समय जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनमें बहुमत के आधार पर, मान लीजिए कि लोकसभा में 100 लोग उपस्थित हैं तो केवल 51 लोगों का उसमें वोट होना चाहिए, यानी इसको साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, कहां पर, लोकसभा में दोस्तों। उसके बाद क्या है, अब संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा से क्या अपेक्षा की जाती है दोस्तों, कि वह 14 दिनों के भीतर इसको वापस लौटा देगी। वापस कैसे लौटाएगी, इसमें संशोधन कर सकती है, सिफारिश कर सकती है या फिर उसको अपने पास रख सकती है। तो दोस्तों राज्यसभा के पास सिर्फ एक पावर है, इससे संबंधित केवल एक अधिकार है कि वह सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक पर राज्यसभा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। दूसरी चीज यह है कि अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस करेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह एक पैसे का मामला है, यानी कि यह आय व्यय का मामला है, इसमें कोई देरी नहीं चाहिए। तो धन विधेयक लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होने के पास राज्यसभा के पास पहुंचा। राज्यसभा क्या करेगी, इसको 10 दिन के भीतर अपनी सिफारिश के सहित या
या फिर सिफारिश के बिना लोकसभा को लौटा देगी। अब राज्यसभा यदि धन विधेयक को 14 दिन के अंदर मान लीजिए लोकसभा को वापस नहीं कर रही है तो ऐसा माना जाएगा कि राज्यसभा में यह पारित हो चुका है। मान लीजिए राज्यसभा ने इसको वापस नहीं किया 14 दिन के अंदर, तो संविधान में यह प्रावधान है कि राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर धन विधेयक को अपनी सिफारिश या सिफारिश के बिना लोकसभा को नहीं लौटाती है तो इसको राज्यसभा से पारित माना जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार तो कर ही नहीं सकती। राज्यसभा के पास यह पावर ही नहीं है कि वह धन विधेयक को अस्वीकार करे। केवल एक अधिकार है उसके पास, किस चीज़ का? सिफारिश का अधिकार दोस्तों, सिर्फ सिफारिश का अधिकार। उसके अलावा राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी संशोधन भी नहीं कर सकती है और केवल सिफारिश कर सकती है। और यह भी सिफारिश जो होगी दोस्तों वह लोकसभा के ऊपर है। लोकसभा उस सिफारिश को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो लोकसभा के पास धन विधेयक से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब दोस्तों पहले ही मैंने बता दिया कि यदि राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में कोई संशोधन यानी सिफारिश देती है तो लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा उस सिफारिश को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो यह राज्यसभा के धन विधेयक से संबंधित अधिकार थे। अब दोस्तों इसके बाद जब विधेयक लोकसभा में और राज्यसभा में पारित मान लिया जाता है तब क्या होगा दोस्तों? कोई भी विधेयक चाहे संसद के दोनों के सदनों के अलग अलग पारित किया जाए या फिर उसकी संयुक्त बैठक में पारित किया जाए, उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी अनुमति के बाद ही वह विधेयक अधिनियम बन सकता है। लोकसभा राज्यसभा पारित कर दें या फिर लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक में किसी विधेयक को पारित कर दें, उसके पश्चात वह अधिनियम नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की उसकी अनुमति नहीं होती है। जब राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देगा उसके पश्चात ही वह विधेयक, जो विधेयक यानी बिल होता है, वह अधिनियम बनता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे किस बारे में? राष्ट्रपति के विधेयक के संबंध में अधिकार। जब संसद के दोनों सदनों से पारित होकर के विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है उसकी स्वीकृति के लिए, तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास पहला अधिकार यह है कि वह विधेयक को मंजूरी दे सकता है। यदि राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, यानी कि विधि बन जाएगा। यानी कि जो बिल होगा, बिल मतलब विधेयक, उसके पश्चात वो क्या बन जाएगा? अधिनियम। अधिनियम मतलब एक्ट। वह विधेयक को अनुमति देने से क्या कर सकता है? मना भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों हम यह साधारण विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति के अधिकार पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के क्या अधिकार है। यह मैं साधारण बता रहा हूं ताकि आपको एक विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाए कि हाँ, नॉर्मल विधेयक यानी साधारण विधेयक और मनी विधेयक यानी कि धन विधेयक के संबंध में क्या अधिकार है। तो दोस्तों जो धन विधेयक है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति विधेयक को दोस्तों मंजूरी दे सकता है। अगर मंजूरी दे दी तो वह विधेयक क्या हो जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है। अगर अनुमति नहीं दिया तो विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात दूसरा क्या अधिकार है? वह विधेयक को, जब राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचेगा तो वह क्या कर सकता है? पुनर्विचार यानी पुनः विचार करने के लिए संसद को वापस कर सकता है। लेकिन उसमें एक अलग से क्लॉज यह है कि जब संसद विधेयक को पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करती है तब राष्ट्रपति को उस पे हस्ताक्षर करना बाध्य होता है। यानी कि पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना बहुत आवश्यक है, यानी कि बाध्य है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात विधेयक क्या बन जाता है दोस्तों? विधि या फिर अधिनियम, जिसको विधि यानी कि एक्ट बन जाता है। वह बिल क्या होगा? एक्ट बन जाएगा। अब दोस्तों मनी बिल से संबंधित राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, यानी कि धन विधेयक से संबंधित क्या अधिकार है। धन विधेयक और साधारण विधेयक में अलग अलग राष्ट्रपति के अधिकार हैं। अब दोस्तों पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो धन विधेयक है वह किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किस सदन में? लोकसभा में। किसके द्वारा? केवल मंत्री के द्वारा। और केवल लोकसभा में केवल मंत्री के द्वारा, क्योंकि यह एक सरकारी विधेयक है। उसके पश्चात धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है।
इसको पुनः विचार करने के लिए वापस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अनुमति दे रखी है, उसने पहले ही पूर्व अनुमति से ही सदन में आया है, तो उसको पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। उसके पश्चात धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने से भी मना नहीं कर सकता है, यानी कि उसको अस्वीकार तो कर ही नहीं सकता है। यानी कि धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। यह चारों पॉइंट आप याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? पूर्व अनुमति से सदन में यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा केवल मंत्री के द्वारा, क्योंकि यह सरकारी विधेयक है। संविधान के अनुच्छेद 110 में स्पष्ट उल्लेख है। पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है राष्ट्रपति इस विधेयक को। धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने से भी मना नहीं कर सकता है। अंतिम में धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। जब राष्ट्रपति धन विधेयक को अनुमति दे देता है तब वह अधिनियम बन जाता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहानी के हिसाब से सुना देता हूं कि मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा एक कोई भी स्कीम लाई गई है और उसको स्कीम को लागू करने के लिए व्यय करना पड़ेगा। अब उसको व्यय करने के लिए संचित निधि से पैसा निकालना आवश्यक है। भारत सरकार कोई अपने घर से पैसा नहीं देने वाला है। अब योजना को लागू करने के लिए क्या होगा कि मंत्री के द्वारा कोई एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। कहां पर? संसद में। और संसद के किस सदन में? लोकसभा में। लोकसभा क्या करेगी? साधारण बहुमत से उसको पारित करके राज्यसभा के पास भेजेगी। राज्यसभा क्या करेगी? उस विधेयक को 14 दिन के अंदर सिफारिश या सिफारिश के बिना प्रस्तुत भेज देगी वापस लोकसभा के पास। लोकसभा उसको क्या करेगी? राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेजेगी। राष्ट्रपति, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया गया था, ना तो वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ना ही अनुमति देने के लिए मना कर सकता है। तो दोस्तों वह राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देता है। उसके पश्चात वह क्या बन जाता है? अधिनियम। जब अधिनियम बन जाता है तब भारत सरकार किसी योजना को, यानी जिस योजना के परिप्रेक्ष्य में विधेयक लाया गया था, उस योजना के परिप्रेक्ष्य में वह संचित निधि से पैसा निकाल करके उस योजना को चालू कर देगी। यह पूरी प्रक्रिया है धन विधेयक को, यानी कि कर आरोपित करना, संचित निधि से पैसे निकालना या फिर किसी से उधार लेना, इन सारी चीजों के लिए धन विधेयक लाया जाता है, जिसको मनी बिल कहते हैं।